हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 परमाणु की संरचना। अध्याय 3 में आपने परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ा था। अध्याय 4 उसके आगे है परमाणु की संरचना। संरचना का मतलब कि परमाणु के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि परमाणु एक कण होता है कि किसी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में तोड़ते जाइए तो अंत में एक ऐसा कण मिलता है जिसको और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते, तो उसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार यह परिभाषा थी। तो ये परमाणु दिखता कैसा है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, चौकोर होता है, अंडाकार होता है, और इसमें कौन कौन से कण होते हैं, यदि वे कण होते भी हैं तो वो परमाणु के किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो इन्हीं सब का अध्ययन जो है हम इस अध्याय 4 में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में अपने पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, अर्थात परमाणु को और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक यह जान लिया गया कि परमाणु विभाज्य है, मतलब परमाणु के भी और छोटे कण किए जा सकते हैं। और इसमें 3 अवपरमाणु कण है, मतलब परमाणु के अंदर जो कण होते हैं उसको कहते हैं अवपरमाणु कण। परमाणु के 3 अवपरमाणु कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन तीनों कणों की खोज किसने की, किस क्रम में की, उसका अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कैनॉल किरणों की खोज हुई 1886 में। जो है कैनॉल किरण या कैनॉल रेज एक धन आवेशित किरणें थी, पॉजिटिव चार्ज किरणें थी, और इसकी खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने पाया कि परमाणु एक धन आवेशित किरण होती है परमाणु में, जिसको कैनॉल किरण कहते हैं। और इसी के साथ उन्होंने एक अपरमाणु कण की भी खोज कर ली, जिसे बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आया थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने एक परमाणु के एक मॉडल बनाया कि परमाणु किस प्रकार दिखता है या उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो थॉमसन ने बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। इस तरह से जैसे तरबूज होता है, तरबूज में जो लाल रंग का तरबूज होता है उसमें काले काले बीज अंदर धसे होते हैं। तो थॉमसन के अनुसार ये परमाणु की संरचना इस तरीके से थी, और ये धन आवेशित गोले हैं और इसके अंदर ये जो काले रंग से हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। मतलब ये लाल रंग का गोला आपका धन आवेशित है और इसके बीच में जो काली लाइन है वो ऋण आवेशित है, और जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश भी होते हैं, इसलिए परमाणु हमेशा विद्युत उदासीन बना रहता है। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। और थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की भी खोज की। उन्होंने बताया कि परमाणु में एक ऋण आवेशित कण पाया जाता है, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, और उस पर माइनस चार्ज होता है। और ये परमाणु के उन्होंने बताया कि धन आवेश के बीच में ऋण आवेश जो है बीच में धसे होते हैं। तो इस तरह से थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो कुछ चीजों की व्याख्या नहीं कर सका। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने अपना एक दूसरा परमाणु मॉडल दिया। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी पर धन आवेशित अल्फा कणों की बौछार की। एक सोने की पतली सी पन्नी ली। इस सोने की पन्नी इसलिए ली क्योंकि उन्हें बहुत ही पतली पन्नी की आवश्यकता थी, और सोना बहुत ज्यादा तन्य धातु, इसकी बहुत पतली चादर हम बना सकते हैं। तो सोने की पन्नी पर उन्होंने धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज अल्फा कणों की बौछार की, और अल्फा कणों की जो प्रकीर्णन मतलब बौछार से कुछ परिणाम प्राप्त हुए। वो क्या परिणाम थे? देखिए, ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये सोने की पतली पन्नी है और ये सोने के अणु है, और इस तरफ से जो है धन आवेशित अल्फा किरणें जो है इस पर बौछार हो रही है। अब ये धन आवेशित अल्फा किरणें जब सोने की पन्नी से टकराई तो उसके बाद क्या परिणाम प्राप्त हुए? देखिए, पहला था कि तेज गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। ये देखिए, ये जो सीधी लाइन जो इस तरफ से आ रही है इस तरफ से निकल जा रही है, इसका मतलब ये परमाणु से बिना टकराए
ये सीधे निकल जा रही। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है खाली है, इस वजह से ये किरणें बिना किसी रुकावट के आर पार इसके हो गई। दूसरा निष्कर्ष निकला कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। जैसे कि ये मान लीजिए ये किरण, ये एक अल्फा कण आई और परमाणु के से टकराकर इस कोण से विक्षेपित हो गए, या ये किरण आई और परमाणु से टकराकर इस तरह से वापस मुड़कर दूसरी दिशा में चली गई, या फिर ये किरण सीधे ना निकल के थोड़ी सी मुड़ गई, इसको कहते हैं विक्षेपित हो गई। तो कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। मतलब परमाणु का जो धन आवेशित भाग है वो परमाणु के बहुत ही छोटे से भाग में सीमित है, बहुत ज़्यादा भाग में फैला हुआ नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। मतलब कि अगर हम 12,000 कणों की इस पर बौछार करते हैं तो एक कण उसमें ऐसा था जो जिस मार्ग से गया, जैसे ये वाला कण जिस मार्ग से गया और उसी मार्ग से वो वापस भी आ गया, ना तो उसके आगे गया ना ही उससे विक्षेपित हुआ, बल्कि उसी मार्ग पे वापस आ गया। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान है, यह धन आवेशित भाग है, परमाणु के भीतर ये वाला भाग जो है यहाँ पर बिल्कुल सीमित है, जिसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं धन आवेशित होते हैं, और आवेश के विषय में आपने पढ़ा होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्योंकि परमाणु के बीच का जो भाग था यहाँ भी धन आवेश था, और जो बौछार होने वाली किरणें थी अल्फा किरणें, वो भी धन आवेशित थी। तो ये जब धन आवेशित नाभिक के पास पहुंची तो प्रतिकर्षित होकर उसी मार्ग से वापस लौट गई, लेकिन 12,000 कणों में से केवल एक कण। तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो धन आवेशित भाग है और या द्रव्यमान है वो परमाणु के बीच में एक बहुत ही छोटे भाग में सीमित है, जिसका उन्होंने नाभिक नाम दिया। कि परमाणु का नाभिक जो है उसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है और वो बहुत ही छोटा होता है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की व्याख्या की और उन्होंने ही प्रोटॉन की भी खोज की। देखिए, यद्यपि गोल्डस्टीन ने ही सबसे पहले प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने ही कर ली थी। 1886 में जब उन्होंने कैनॉल किरणों की खोज की तो उन्होंने एक धन आवेशित कण की खोज कर ली थी, लेकिन इस अपरमाणु कण का नाम जो प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड द्वारा 1920 में दिया गया। इसलिए प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। किसी किसी बुक में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन भी दिया होता है और किसी बुक में, अधिकांश बुकों में रदरफोर्ड दिया होता है। उसका कारण यही है कि सबसे पहले गोल्डस्टीन ने ही एक धन आवेशित कण की खोज की थी, लेकिन उन्होंने उसका कोई नाम नहीं दिया था। बाद में रदरफोर्ड ने 1920 में उसको प्रोटॉन नाम दिया, इसलिए परमाणु प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद एक अगला परमाणु मॉडल आया, बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणविक मॉडल। देखिए, नील्स बोर ने भी अपने अनुसार परमाणु की संरचना बताई और उन्होंने परमाणु के बारे में जो बातें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका एक निश्चित पाथ होता है, एक निश्चित कक्षा होती है और वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अनिश्चित रूप से चक्कर नहीं लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनमें से कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे ये नील्स बोर का जो है परमाणु मॉडल था, उन्होंने बताया कि बीच वाला भाग जो है, रदरफोर्ड ने ही बता दिया था कि परमाणु के बीच का जो भाग है जिसमें उसका संपूर्ण द्रव्यमान इकट्ठा होता है और धन आवेशित भाग होता है, वो नाभिक कहलाता है। और नील्स बोर ने बताया कि इस धन आवेशित भाग के चारों ओर कई कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे ये नाभिक है, ये जो है पहला वृत्त जो है इसकी पहली कक्षा है, इसको K से या N मतलब ऊर्जा स्तर
n मतलब 1, पहली कक्षा, इसको k से व्यक्त करते हैं। दूसरा राउंड जो है, दूसरा सर्किल जो है, इसको कक्षा L या n बराबर 2, मतलब ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये m तीसरा ऊर्जा स्तर और ये n चौथा ऊर्जा स्तर है। तो इस तरह नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई और न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, या जे चैडविक भी इन्हें कहा जाता है। और उन्होंने बताया कि यह कण जो है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और इसे स्मॉल n से दर्शाया जाता है। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, और इसको हम एक सारणी के माध्यम से फिर से समझ लेते हैं। देखिए, परमाणु के मुख्य 3 अपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इस पर ऋण आवेश पाया जाता है, और ये परमाणु में कहाँ पाया जाता है? नाभिक के बाहर। नाभिक के बाहर ये चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और यह परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु का जो सबसे बीच का भाग होता है, गोलाकार भाग, वो होता है उसका नाभिक। तो प्रोटॉन जो है नाभिक में पाया जाता है। और तीसरा अपरमाणु कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और इस पर उदासीन आवेश, मतलब ना तो इस पर धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है। जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसे उदासीन कहते हैं। तो ये विद्युत ही उदासीन होता है और यह भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो हमने देखा कि इसमें से 2 कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, और ये तीसरा कण इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम देखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित रहते हैं। जैसे बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने का क्रम क्या होगा कक्षाओं में, तो उसके लिए बोर-बरी ने एक नियम बताया जिसे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बोर-बरी स्कीम कहते हैं। देखिए, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के नियम को बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां पर n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। किसी भी कक्षा में, चाहे वो प्रथम हो या दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई भी कक्षा हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एक फॉर्मूला है 2n² से ज्ञात कर सकते हैं, जहां n जो है कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। जैसे कि पहले कक्ष या के कोश में n बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 2n² में n बराबर 1 रखा, तो 2 × 1 की घात 2, मतलब 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ है कि पहले कोश में परमाणु के नाभिक के बाहर जो पहला कक्ष होता है या पहली ऊर्जा स्तर होता है, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे कक्ष या एल कोश में देखिए, फिर से 2n² में हमने n बराबर 2 रख दिया, तो 2 की घात 2 मतलब हो गया 4, तो 2 × 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अर्थ है कि दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरे कक्ष में अब n बराबर 3 रख दिया, तो 3 की घात 2, तो 9 दूनी 18, मतलब तीसरे कक्ष में जो है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चौथे कक्ष में 4 की घात 2 मतलब 16, तो 2 × 16 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि बोर-बरी स्कीम के अनुसार 2n² फार्मूले की सहायता से हम परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि नील्स बोर ने बताया था कि जब परमाणु की पहली कक्षा भर जाती है तभी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मतलब पहली कक्षा जब तक नहीं भरेगी तब तक उसकी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश नहीं हो सकता। मतलब यदि किसी परमाणु के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो केवल पहली कक्षा में जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो
पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जब पूरी तरह से भर जाएंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा में जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। यदि मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2, फिर दूसरे में 8, 8 और 2 10 और बचा 1, तो वो जो बचा हुआ है वो तीसरी कक्षा में जाएगा। अब हम यहाँ चित्र के माध्यम से पहले 15 तत्वों की परमाणविक संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही 1 से लेकर 20 तत्वों के नाम और उनकी परमाणु संख्या के विषय में पढ़ा दिया है। तो अभी हम 1 से लेकर 15 तक के तत्वों के परमाणविक संरचना और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से लिखा जाता है ये देखेंगे। जैसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर जैसे H लिखा है, परमाणु क्रमांक हमेशा जो है जो भी तत्व का प्रतीक होता है उसके इस तरफ बाईं ओर जो है लिखा जाता है नीचे की ओर। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन या और 1 प्रोटॉन होता है। तो ये है नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक। नाभिक के अंदर हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ये नाभिक के चारों कक्षा, ये पहले, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसी तरह लिखेंगे H1 बराबर 1, क्योंकि इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अगला आता है हीलियम का। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, अर्थात इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए ये हीलियम का नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और यहाँ पर जो रेड कलर से हैं वो इलेक्ट्रॉन है। हम यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन्स के विषय में अभी मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। यहाँ जो ब्लैक कलर का सर्किल है इसमें आप समझ जाइए कि ये इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्योंकि हमने पढ़ा है बोर के स्कीम के अनुसार कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी पहली कक्षा में आ जाते हैं। अगला तत्व है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, अर्थात इसके पास 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए किस तरह से होगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये पहली कक्षा फुल हो गई क्योंकि पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन बचा वो उसकी अगली कक्षा में जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे 2,1। अगला तत्व है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, ठीक है 4। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहली कक्षा में आ गए और 4 में से 2 घटा दिए तो बचे हुए 2, तो ये अगले 2 इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी कक्षा में जाएंगे। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखेंगे 2,2। फिर आता है बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5। तो 5 में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में आ गए, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 ये हमने दूसरी कक्षा में ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे B बराबर 2,3। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है। कॉमा लगाकर लिखते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, फिर कॉमा, फिर उसकी अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी है तो इसके बाद भी कॉमा, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो मतलब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में आएंगे। मतलब जो दूसरी कक्षा होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएंगे तो हम तीसरी कक्षा भी बनाएंगे। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,4। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसकी पहली कक्षा में और अगले 5 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरी कक्षा में आते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन इसकी अगली कक्षा में जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,6। फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। तो देखिए इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अगली कक्षा में जाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग लिखेंगे 2,7। फिर आता है नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10। ठीक है, तो इसकी पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और जो अगली कक्षा बची दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8। अब देखिए नियॉन का जो परमाणु क्रमांक 10 है और इसकी जो अंतिम कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और यदि दूसरी कक्षा फुल हो जाए तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अगली कक्षा में जाएंगे, अर्थात तीसरी कक्षा में जाएंगे। जैसे नियॉन के बाद का जो परमाणु क्रम आता है वो है सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है Na। ठीक है, सोडियम का स्पेलिंग S से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका प्रतीक Na इसलिए है क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम होता है और नेट्रियम की स्पेलिंग Na से स्टार्ट होती है, इसलिए इसका प्रतीक जो है Na होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,1, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,2, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये मैग्नीशियम की परमाणु संरचना है और ये है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि परीक्षा में परमाणु संरचना बनाने को आए तो आपको ये चित्र बनाना है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को आए तो आपको इस तरह से लिखना है कि यदि मैग्नीशियम, मान लीजिए प्रश्न आया कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आपको लिखना है Mg = 2,8,2। उसके बाद जैसे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,3 और इसकी परमाणु संरचना इस प्रकार होगी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरी में 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,4, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,5, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आप लोग को इस तरह से परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गई होगी। आप लोग इसके आगे के भी जो तत्व हैं, जैसे फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो इनकी भी परमाणु संरचना बनाकर देखें और उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संयोजकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अभी हमने देखा कि परमाणु की संरचना में बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन की सबसे एक ही कक्षा होती है तो वही उसकी सबसे बाहरी कक्षा भी होगी। तो हाइड्रोजन की सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कार्बन की सबसे बाहर, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, अर्थात इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। पहली भीतरी कक्षा में 2 है और सबसे बाहर वाली जो है, चाहे उसमें 4 हो 5 हो, सबसे बाहर वाली हमें देखना है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इसी तरह सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1, अर्थात इसकी जो सबसे लास्ट वाली कक्षा है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाएगा।
उसके बाद आता है शून्य संयोजकता वाले तत्व, मतलब ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता शून्य होती है। देखिए, जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, अर्थात ऐसे तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। मतलब जिन तत्वों की सबसे बाहरी कक्षा, चाहे वो पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो या चौथी, यदि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 केवल 8 के अलावा और कुछ नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते, मतलब वो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ऐसे तत्वों को अक्रिय तत्व कहा जाता है। ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब निष्क्रिय होते हैं। तो ऐसे तत्व की संयोजकता शून्य होती है। देखिए, जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक ऐसा अपवाद है इसका कि जिसकी बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होने पर भी यह एक अक्रिय तत्व है, और इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। यही इसकी पहली कक्षा भी है, यही इसकी सबसे बाहरी कक्षा भी है। नियॉन की इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8। तो देखिए, इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये एक शून्य संयोजकता वाला तत्व है। इसी तरह ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरी में भी 8। तो हमें सबसे लास्ट वाली देखना है, तो सबसे लास्ट वाली में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अर्थात यह रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं है। ठीक है, मतलब ये अक्रिय तत्व है या निष्क्रिय तत्व है। इन्हें शून्य संयोजकता वाले तत्व भी कहा जाता है, अर्थात इनकी संयोजकता शून्य होती है। ना तो ये किसी से अभिक्रिया करते हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे तत्व जिनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल हीलियम में 2 हो सकते हैं, तो ये तत्व जो है शून्य संयोजकता वाले तत्व या अक्रिय तत्व कहलाते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक, संयोजकता क्या होती है। देखिए, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। जैसे अभी हमने ये जो एग्जाम्पल देखे नियॉन और ऑर्गन के, तो ये जो सबसे अंतिम कक्ष है इसको अष्टक भी कहा जाता है, सबसे बाहरी कक्षा को। तो यदि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिस भी तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो मतलब वो अपने आप को पूरा हो जाता है। वो उसके बाद वो अन्य तत्वों की उसे आवश्यकता, अन्य इलेक्ट्रॉनों की उसे आवश्यकता नहीं होती, और वो दूसरे तत्वों से उसके बाद क्रिया नहीं करता। परमाणु जो है एक तत्व दूसरे तत्व से क्रिया तभी करता है जब उसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, और जैसे ही उसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो दूसरे से लेकर बने या दूसरों को देकर बने, तो वो अन्य तत्वों से क्रिया करना बंद कर देता है। तो इस अंतिम कक्षा को अष्टक कहा जाता है, और प्रत्येक जो तत्व है अपने अष्टक को पूरा करने का प्रयास करता है। देखिए, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से भी अष्टक पूरा कर सकते हैं। उनको ग्रहण करने, या तो दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके भी कर सकते हैं, या उनका त्याग करने से होता है। मतलब परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी कर सकते हैं। तो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आगे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका अष्टक जो है 8 इलेक्ट्रॉन से नहीं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन से ही पूरा हो जाता है, क्योंकि इसके पास दूसरी कक्षा होती है। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो ये किसी अन्य तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है, और उसके बाद इसके अष्टक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अर्थात इसकी संयोजकता जो होगी 1 होगी, क्योंकि इसको कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। इसी तरह देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 1, है ना। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे दे, तो इसकी ये वाली कक्षा समाप्त हो जाएगी, और इसकी अंतिम कक्षा यही बचेगी, अर्थात इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन
हो जाएंगे तो लिथियम की जो संयोजकता कहलाएगी 1, अर्थात वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वे धातु होते हैं, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए वे अधातु होते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये अधातु है। और लिथियम जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, तो अर्थात ये धातु है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले धातु और इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले अधातु। जैसे देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। तो देखिए इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, तीसरी में 1 है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे दें तो इसकी ये वाली कक्षा समाप्त हो जाएगी, तब इसकी अंतिम कक्षा ये वाली हो जाएगी, और इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो सोडियम जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी +1। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे उसकी संयोजकता के आगे हम प्लस लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे उसकी संयोजकता के आगे माइनस लिखते हैं। तो सोडियम की संयोजकता हो जाएगी +1। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। इसका देखिए इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे देता है तो इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी जो है संयोजकता +2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अन्य तत्व को दे देता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 हो जाएगी। इसी तरह देखिए फ्लोरीन का जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है। या तो वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे दें, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व से ले ले, तब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन को लेने में कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए फ्लोरीन दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है। जब 1 और ले लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, अर्थात इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो फ्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर रहा है, अर्थात इसकी संयोजकता हो जाएगी -1। माइनस इसलिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, अर्थात यह एक अधातु है। इसी तरह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7। ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी अन्य तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसकी सबसे लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन को लेने में कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये क्लोरीन अन्य तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8, अर्थात क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी -1। -1 इसलिए क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, मतलब इसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्व से ग्रहण कर लेता है, अर्थात इसकी संयोजकता जो होगी -2 होगी। इसी तरह सल्फर, देखिए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 16, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 16 है। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए अन्य तत्व से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, मतलब और ले लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8, अर्थात इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि सल्फर ने अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -2। तो इसी तरह आप तत्वों की परमाणु संरचना बनाकर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। और आपकी पाठ्यपुस्तक में भी संयोजकता की एक सारणी दी हुई है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। संयोजकता के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में वो है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होती क्या है, देखिए किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। मतलब जिस तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वह प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। और एक चीज और याद रखिए कि जितने प्रोटॉन होते हैं उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और परमाणु संख्या को हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं।
जैसे हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, Z बराबर 1। और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, हमने बताया था कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, और हमें पता है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अर्थात आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या यदि आपको पता है तो आप उसकी परमाणु संख्या भी आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है द्रव्यमान संख्या। जैसे परमाणु संख्या को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होती क्या है कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन मतलब स्मॉल p, प्रोटॉन को हम लोग स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। सिंपल सा है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु की द्रव्यमान संख्या। जैसे कि कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 और 6 12, अतः कार्बन की द्रव्यमान संख्या A बराबर हो जाएगी 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट बराबर 12 यूनिट। कार्बन की द्रव्यमान संख्या हो गई 12 यूनिट, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम के नाभिक में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 13 प्लस 14, मतलब कि एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या 27 यूनिट। तो उम्मीद है आप लोग को द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी तत्व का प्रतीक लिखा कैसे जाता है। देखिए, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या और तत्व को इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे यहाँ तत्व का प्रतीक है, तो इसके बाईं ओर ऊपर की ओर द्रव्यमान संख्या और नीचे की ओर परमाणु संख्या लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ प्रतीक लिखा, जो भी है हाइड्रोजन, कार्बन, एल्यूमिनियम जो भी है, तो द्रव्यमान संख्या ऊपर और परमाणु संख्या नीचे। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है और परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है, परमाणु संख्या इसकी 7 होती है, तो N लिखेंगे और इसके बाईं ओर नीचे की ओर 7 और ऊपर की ओर 14। इसी तरह ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, तो यहाँ O लिखेंगे और इसके नीचे की ओर इसकी परमाणु संख्या मतलब 8 और ऊपर की ओर द्रव्यमान संख्या मतलब 16। तो इस तरह से तत्व को द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है समस्थानिक। देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु किसी परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। परमाणु संख्या मतलब ये वाली संख्या समान लेकिन ऊपर वाली संख्या भिन्न भिन्न होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं और ये एक ही तत्व के होते हैं, ठीक है। जैसे फिर से देखिए, एक ही तत्व के परमाणु, अलग अलग तत्व नहीं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान मतलब नीचे वाली संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ऊपर वाली संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सभी तत्वों के समस्थानिक हो, कुछ ही तत्वों के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए यहाँ H, इसको भी हम लोग H से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, इसमें सभी की परमाणु संख्या 1 है, 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। तो इसका ये वाला समस्थानिक प्रोटियम कहलाता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है। जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है उसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और जिसकी द्रव्यमान संख्या 3 होती है उसे ट्राइटियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक हैं, ठीक है। एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन के ही ये 3 समस्थानिक है। तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 और 3 है। प्रोटियम की 1, ड्यूटेरियम की 2 और ट्राइटियम की 3। इसी तरह कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। जैसे ये देखिए, कार्बन का एक समस्थानिक होता है C12 और एक होता है C14, मतलब एक का द्रव्यमान संख्या 12 होती है और दूसरे की द्रव्यमान संख्या 14, जबकि परमाणु क्रमांक दोनों का 6 होता है। इसी तरह क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 होगी और दूसरे का 37 होगी। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं,
और हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल देखे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, कार्बन के 2 समस्थानिक और क्लोरीन के 2 समस्थानिक। इसके बाद देखिए समस्थानिकों के अनुप्रयोग। हमने जो समस्थानिक पढ़े इनके उपयोग कहाँ होते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे कुछ उपयोग यहाँ पर मैंने बताया है, जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। परमाणु भट्टी मतलब जहाँ न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, वहाँ परमाणु भट्टी होती है, तो वहाँ ईंधन के रूप में यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग होता है। कैंसर एक गंभीर रोग होता है और इसके उपचार में कोबाल्ट तत्व के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा, जिसको गाइटर भी कहते हैं, जिसमें गला फूल जाता है, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो ये थे समस्थानिकों के कुछ अनुप्रयोग। वैसे तो अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा हैं, यह हमने 3 बताए हैं। अब इसके बाद आता है अगला और लास्ट टॉपिक, समभारिक। जैसे देखिए समस्थानिक था, उसी का अपोजिट समभारिक है। देखिए ऐसे अलग अलग तत्व, समस्थानिक में याद करिए एक ही तत्व, लेकिन समभारिक में अलग अलग तत्व। ऐसे अलग अलग तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। बिल्कुल समस्थानिक का अपोजिट है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती थी और द्रव्यमान संख्या भिन्न, और समभारिक में परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसे कि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 है। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, मतलब इसके पास 20 प्रोटॉन है, और ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 अर्थात इसके पास 18 प्रोटॉन। लेकिन दोनों ही तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, मतलब इनका भार दोनों का समान है, अतः ये समभारिक तत्व है। तो एक समभारिक तत्व का युग्म है, जैसे कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40, और आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 18 और द्रव्यमान संख्या 40। तो ये तत्व का युग्म जो है समभारिक कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको अध्याय 4 समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।